चले सर, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसमें वैल्यू न्यूज निकालूं सबसे पहले, शुरू शुरू में होता है यार, शादी भी होती है ना तो अंडरस्टैंडिंग में वक्त लगता है। अब अपना वैल्यू न्यूज में मेरे पास 3 साल का टोटल पीरियड है, और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सर हमारे पास इनफ्लोज है 250 रुपए के, ये लेने हैं आपने, ऑपरेशनल कॉस्ट लेनी है आपने, डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, नॉन कैश है, पुराने पेबल्स के लिए आउटफ्लो नहीं लेना, हमने डिस्कस किया था, इंक्रीजिंग कैपेसिटी यानी फ्यूचर ओवरऑलिंग नहीं लेनी, फ्यूचर ओवरऑलिंग के नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज भी नहीं लेने, इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं लेना, मेंटेनेंस कॉस्ट लेनी है, टैक्स पेमेंट नहीं लेनी। तो सर हमारे पास सेल से जो इनफ्लो आएगा वो होगा कोई 250 रुपए का, और सर हमारे पास जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी 25 रुपए, और मेंटेनेंस हमारे पास 15 रुपए, ठीक है जी। तो 210 रुपए बचते हैं हमारे पास। अब ये 210 रुपए ओवर द पीरियड रिड्यूस होते रहेंगे 15% से, कितने? 178.5, फिर 152 पॉइंट, बस 152 बहुत है। अब इसमें डिस्पोजल प्रोसीड्स भी आएंगी, कितने की? 100 की। यार आज बिल्कुल भी बातें नहीं करना बेटा, यहाँ बहुत ज्यादा आवाज आती है, कल की क्लास में भी बातें करना, थोड़ा सा पीछे बैठ जाएगा। सर 252। अब बताएं सर, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं किस रेट से? 9% से। कितना जी? ये सारों की प्रेजेंट वैल्यू एक साथ बता दो। 190 टोटल बता दे मेरी जान। 537। चलो जी, ये मेरे पास सीधा सीधा आ गया 537। पक्का? किसी को कोई इसके अंदर मसला नहीं? चले फिर। सर मेरे पास एसेट का फेयर वैल्यू गिवन है, देखो हम लास्ट क्लास में डिस्कस करके जा चुके हैं ये, इसलिए मैं इसको इस तरह करा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ। फेयर वैल्यू इसकी सर उसने बताई थी कि हमारे पास है कितनी? 570। कहाँ हमारे पास रिपोर्ट हो रही थी? जब 15 में कैरिंग अमाउंट परफॉर्मेंस, ठीक, कहाँ चला गया मनुष? ये रहा फेयर वैल्यू 570। अब बताएं सर, कॉस्ट टू सेल में आपने क्या क्या लेना है? सर कॉस्ट डिलीवरी लेनी है हमने, लीगल कॉस्ट लेनी है, ये नहीं लेनी। ये कितना होगा? 55, 55 कितना? 515। अब बताएं सर, कैरिंग अमाउंट मेरे पास है 610, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है मेरे पास 515, और मेरे पास सर वैल्यू इन यूज है कितनी? 537। दोनों में से हायर कौन सा? अब बताएं सर, मेरे पास इंपेयरमेंट कितनी की है? ये सवाल 8 नंबर का था। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। ठीक है जी, पक्का? बढ़ जाए एक स्टेप। अच्छा जी मेरा बच्चा। नहीं नहीं, राउंडिंग ऑफ के मार्क्स ही नहीं कटते हैं, कभी भी नहीं कटते हैं। अच्छा मैं तुम्हें चलो एक अजीबो गरीब बात बताता, आपने गलती से ना यहाँ लिख दिया 6100, जीरो बढ़ा दिया आपने। क्या कर दिया? जीरो बढ़ा दिया गलती से, और आगे आप ले गए एम्पेयरमेंट निल, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जीरो की मिस्टेक के मार्क्स आई कैप नहीं काटता। किसी ने अगर कैलकुलेशन में कोई जीरो इधर उधर कर दिया ना, उसके नंबर नहीं काटता आई कैप। 120 नंबर का पेपर होता है, वर्किंग के भी नंबर देता है, गलत कर दो पूरा सवाल और वर्किंग सही की हो तब भी नंबर दे देते हैं आधे, इसके बावजूद बगैरत 15 नंबर लेके फेल होते हैं। ठीक है जी, आप सोचो ये कौन कौन सी कौम होगी? है, मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ ने एक दफा कॉस्टिंग का पेपर दिया, ठीक है ना, उसने कॉस्टिंग के पेपर में जाके जो क्वेश्चन था वही छाप दिया, उसके 7 नंबर आ गए। एक दो क्वेश्चन के साथ ऐसे के 7 मार्क्स आ गए उसको। उसने पेपर देना नहीं था, मैं जबरदस्ती भिजवा दिया उसने, 7 नंबर आ गया। तो सोचो जो बगैर 3 घंटे बैठ के आ रहा है 15 नंबर लेके, वो किस ग्रेड का पोतेरा पोतर होगा? सर ये सवाल कब आया था? ये सवाल आया है, डेट से ही अंदाजा हो जाएगा हमें, ये 2021 में आया होगा। ठीक है जी,
अच्छा जी, अब आए जरा सर एक छोटा सा डिस्कशन, गौर से सुनना। एक छोटा सा डिस्कशन में करूंगा ताकि आपको चीजें समझ आ जाए, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको रट्टा भी लगवा सकता हूँ, ठीक है जी। एक रट्टा भी लगवा दूं ना अभी, इनफ है आपके लिए, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, गौर से सुनना। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है, नहीं नाम नहीं लिखते, एक कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। ठीक है जी। एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, एक बैंक से लोन लिया, दूसरे बैंक से लोन लिया, तीसरे बैंक से लोन लिया, चौथे बैंक से लोन लिया। इसको जरा जगह, कितने बैंकों से लोन ले लिया है एबीसी ने, कितने बैंकों से लोन लिया? इधर देख यार, क्या बच्चा तू यार, यहाँ देख मेरे। अच्छा, नहीं ऐसे नीचे देख रहा है, क्या देख रहा है? शादी हुई है तेरी, तेरी घर पे तू बैठा हुआ है, दोस्तों को फोन कर, शबीर को, रबीर को, यहाँ देखना भाई। अच्छा जी सर, एबीसी लिमिटेड ने ना बैंक से लोन लिया, ठीक है। एक बैंक से लोन लिया, अच्छा हर बैंक की ना एक लिमिट होती है एक पार्टी को लोन देने, ठीक है। दूसरे बैंक से लोन लिया, तीसरे से लिया, चौथे से लिया, सारे बैंकों से लोन ले लिया, जितना पॉसिबल लोन हो सकता है, सारे लोन एग्जॉस्ट कर दिए। अब भी पैसे की जरूरत है, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये कंपनी क्या करेगी जी? नहीं शेयर्स नहीं इशू कर सकती है, लीगल रिस्ट्रिक्शन है, ऑथराइज कैपिटल फुल हो चुका है जी। वेरी गुड सर, डिबेंचर इशू कर सकती है, क्या करेगी? डिबेंचर इशू करेगी। सुनना, इस कंपनी ने डिबेंचर इशू किया अवाम को, अवाम, और उसका नाम रखा रुपया सर्टिफिकेट, या डिबेंचर ही कह लो उसको, ठीक है जी। तुम पहुंच जाओगे कंपनी कौन सी है। सर मेरे पास डिबेंचर इशू हुए, अब और सुनना, डिबेंचर पे सूद का रेट है से 12%, कितना? ये कंपनी 12% सूद पे करती है, 12%, देन अपने डिबेंचर्स पे पैसा आ गया, इसके बाद ये 100 मिलियन रुपए, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। ये 100 मिलियन रुपए जब आ गए, इस पे कंपनी ने साल का सूद पे करना, इंटरेस्ट पे करना, कितना सर? 12% के हिसाब से 12 रुपए, ऐसा 12 रुपए इस बंदे ने पे करने साल के, इस कंपनी ने साल के 12 रुपए सूद पे पे करने। ये कंपनी जब सूद का एक्सपेंस बुक करती है ना पीएनएल में, तो मामला ऐसे होता है कि सेल्स है इस कंपनी की से मिसाल के तौर पर 400 रुपए की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है से 250 रुपए का, कितने रुपए का सर मेरे पास जीपी आ रहा है? 250 रुपए का, सॉरी 150 रुपए का, 150 रुपए का जीपी है। इस बंदे ने जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए 100 रुपए के, कितना रह गया? 50। ये 50 पे लगाने वाला था टैक्स, इसको याद ही नहीं था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करने। टैक्स कितना होता है 50 पे? 30% का टैक्स रेट है, 15 रुपए, ठीक है जी। उसने कहा जी मेरा प्रॉफिट है कितना? 35। किसी ने कहा सर आपने गलत प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, क्योंकि आपने इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस नहीं किया। अब मैंने कहा अच्छा चलो खैर, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर देने, कितना? 12, कितने बचेंगे? 38। अब बताओ 38 पे इंटरेस्ट लगाओ, टैक्स लगाओ, कितना बनता है? 38 पे टैक्स लगाओ, कितना बनता है? कितना? 7.11.4 पक्का? ऐसा। अब बताओ हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा? 26 अब मेरे बच्चों जरा गौर से एक चीज समझना, मुझे बताएं, आपने 35 रुपए का प्रॉफिट था आपका, आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया कितने का? 12 रुपए का। तो ये प्रॉफिट 12 से कम हो जाना चाहिए था। ये प्रॉफिट 12 से कम हुआ नहीं, क्यों कम नहीं हुआ? 12 से कितने से कम हुआ? देखो प्रॉफिट कितना रिड्यूस हुआ, 8 पॉइंट। तो क्या मेरा सूद का एक्सपेंस 8.4 है? सूद का एक्सपेंस तो 12 है, तो ये 12 से कम हो जाना चाहिए था। ये क्यों 8.4 से कम क्यों हुआ है जी? याद रखना, जो भी एक्सपेंस तुम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हो, उसकी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाता है और एज ए रिजल्ट टैक्स कम हो जाता है। तो अगर कोई पूछे कि जी एबीसी की इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है, तो हम कहेंगे 12 रुपए नहीं है, बल्कि 8.4 रुपीज है। कितनी है जनाब?
8.4 रुपीज, ऐसा है या नहीं है? इस बंदे की इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है? 8.4, क्योंकि सूद देने की वजह से इसको टैक्स कम देना पड़ा, और सर इसकी इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट बन गई 8.4। जी मेरा बच्चा, जी नहीं, तुम्हारा नेट प्रॉफिट 35 था, रिड्यूस होगी, कितना हो गया? 26.6। तुमने सिर्फ एक एक्सपेंस ही तो डाला है इसमें 12 रुपए का, तो इफेक्टिवली तो ये 12 रुपए से कम हो जाना चाहिए था प्रॉफिट। 12 से तो कम नहीं हुआ। क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि सर हमारे 12 रुपए के एक्सपेंस की वजह से 3.6 रुपीज का टैक्स भी सेव हुआ। एक तरफ 12 रुपए का एक्सपेंस बुक हुआ और दूसरी तरफ 3.6 रुपीज का टैक्स बचा। छोटे बच्चे हो तुम लोग, साफ साफ लिख देता हूं यहाँ पे, इधर देखो जी। एक कंपनी की सर, इसी कंपनी की सेल्स थी कितने की? 400 रुपए की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था कितने का? सर 250 रुपए का। कितने बच गए? 150। इसको उर्दू जुबान में हम क्या कहते हैं? जीपी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने के? 100 रुपए के। कितना बच गया? 50। ये क्या है सर मेरे पास? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसने कहा जी इंटरेस्ट नील, क्या बच गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का? 50। टैक्स आ गया कितने का जी? 30%। कितना जी? 15। अब किसी ने कहा जी आपने ये पीएनएल गलत बनाया है, असल में प्रॉफिट एंड लॉस में एक और एक्सपेंस भी था और आपने वो मिस कर दिया है। कितना जी? वो एक्सपेंस है कितने का? वो है 12 रुपए का। अगर मैं 12 रुपए का एक्सपेंस बुक करता हूं तो सर मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाता है? 38। और मेरे पास सर मेरा टैक्स कितना हो जाता है? 11.4। और बॉटम लाइन पे क्या आ जाता है? 26 पॉइंट। अब बताएं सर, मैंने एक एक्सपेंस बुक किया 12 रुपए का, ठीक है जी, तो प्रॉफिट भी 12 रुपए से कम हो जाना चाहिए, 35 से कम होके 23 हो जाना चाहिए, ठीक है जी। 23 तो नहीं हुआ, कितना हुआ? तो सर एक तरफ मेरा एक्सपेंस आया 12 रुपए का जिससे मेरा प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मेरा टैक्स बच गया। 15 रुपए के टैक्स की जगह मैं कितना टैक्स पे कर रहा हूं? 11 पॉइंट। तो बताए कितने रुपए की सेविंग हुई टैक्स की? 3.6। तो बताए हमारी नेट बोरिंग कॉस्ट कितनी है? 8 पॉइंट। अब बताएं सर, क्या मैं कह सकता हूं कि इस कंपनी की बोरिंग कॉस्ट यानी सूद 12 रुपए का नहीं है, बल्कि सूद की वजह से टैक्स भी बच रहा है, तो नेट सूद कितने का है? नेट सूद कितने का है? 8.4। ऐसा है? ये बात समझ आती है? तो इसका मतलब है कंपनी जब भी सूद पे करती है, जो कंपनी जिस रेट पे बैंक से लोन ले रही होती है उसकी बोरिंग कॉस्ट वो नहीं होती, उसको टैक्स सेव करने की वजह से उसकी इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सर मुझे एक बात बताएं, इसने 100 रुपए के लोन पे कितने का सूद पे किया इफेक्टिवली? 8.4। जबकि नजर क्या आ रहा है हमें कि कितने का सूद बन रहा है? 12, लेकिन 12 है नहीं, सूद है कितने का? तो सर अगर कोई पूछे कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है तो मैं क्या जवाब दूं? 12% मल्टीप्लाई बाय 70%। कितना होता है ये? 8.4। मैं कहता हूं ये 12% का एक्सपेंस जब पीएनएल में गया ना, तो इसने 30% का टैक्स भी बचा के दिया, तो इफेक्टिवली 12% का 70% ये हमें हिट कर रहा है, ठीक है जी। 12% का 70% ये हमें हिट कर रहा है। अगर टैक्स नहीं होता तो सीधा सीधा 50 रुपए का प्रॉफिट रिड्यूस होकर कितना हो जाता? 38 हो जाता। सीधा सीधा 12 रुपए कम हो जाता प्रॉफिट। लेकिन टैक्स की वजह से जब भी आप कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करते हो, आपकी इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसा है? ये चीज अगर आज समझ नहीं आई तो आगे जाके तुम्हें कॉस्टिंग में भी इशू होगा, आगे जाके तुम्हें एमएफए में भी इशू होगा, आगे जाके तुम्हें ऑडिट में भी इशू होगा और एफएआर 2 में भी इशू। ये समझ लो, जब भी हम इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं ना, पूरा पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें अफेक्ट नहीं करता। इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से क्या होता है? हमारा टैक्स कम हो जाता है, तो हमारी इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट कितनी रह जाती है? कम रह जाती है। अगर टैक्स रेट 30% है तो मैं 12 रुपए का एक्सपेंस डालूंगा, तो 12 का 30% कितना होता है? 3.6। मेरा टैक्स सेव हो जाएगा, बाकी एक्सपेंस सर मुझे हिट कर रहा है। ऐसा है? ऐसा है। अब मेरा स्टेटमेंट सुनना, बताएं इस कंपनी की इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट किस रेट पे आ रही है? 8.4। अब सुनना दूसरा स्टेटमेंट, इस कंपनी की प्री टैक्स बोरिंग रेट क्या है? प्री टैक्स 12%। इस कंपनी का पोस्ट टैक्स बोरिंग रेट क्या है? 8.4। ऐसा है? कौन सा रेट है ये? पोस्ट टैक्स बोरिंग कॉस्ट। ऐसा? और प्री टैक्स कितना है? 12%। ऐसा?
अब और सुनना सर, अब बताएं सर, जब आप वैल्यू न्यूज निकालते हो, वैल्यू न्यूज में क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करते हो? पहली चीज पढ़ाई है मनुष्यों, वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आता। फर्स्ट चीज पढ़ाई नहीं आता ना, इसका मतलब है जो कैश फ्लोज आ रहे होते हैं उसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ होता। इसका मतलब है जो कैश फ्लोज आ रहे होते हैं उसमें से टैक्स भी माइनस नहीं हुआ होता। जो कैश फ्लोज है वो प्री टैक्स है, पोस्ट टैक्स है? प्री टैक्स है। तो स्टैंडर्ड कहता है उसको डिस्काउंट करने के लिए भी प्री टैक्स रेट इस्तेमाल करें। अब बताएं सर, हम डिस्काउंट किस रेट से किया करेंगे? अब बताएं 12% से करेंगे, 8.5% से, 8.4% से? नहीं, एग्जाम में वो दो रेट देगा आपको। कंपनी का इफेक्टिव बोरोइंग रेट है 8.4%, लेकिन प्री टैक्स रेट है 12%। आपने कौन सा इंटरेस्ट रेट लेके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है? प्री टैक्स। उसका रीजन ये है कि सर प्री टैक्स कैश फ्लोज को प्री टैक्स रेट से ही डिस्काउंट होना चाहिए। अगर हम कैश फ्लोज में से इंटरेस्ट टैक्स माइनस कर देते, अगर हम टैक्स माइनस कर देते तो कैश फ्लोज क्या हो जाते? छोटे हो जाते। और छोटे कैश फ्लोज को डिस्काउंट भी किससे करते हैं? छोटे रेट से करते। तो सर चूंकि हमने वहां पर टैक्स नहीं लिया कैश फ्लोज के अंदर, तो हमारे कैश फ्लोज बढ़े, तो डिस्काउंट करने के लिए रेट भी कौन सा यूज होना चाहिए? अब यार ये एक छोटी सी चीज थी, और लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने इस पे 8 नंबर का सवाल पूछ लिया। एक छोटी सी चीज कि अगर कैश फ्लोज प्री टैक्स हो, देखो मैं अभी भी तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तुम थोड़े से टाइम में आगे आओगे एमएफए में ना, तो हम ये पढ़ेंगे कि जब हम कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं तो कैश फ्लोज जिस तरह के होते हैं डिस्काउंट रेट भी उसी तरह का होना चाहिए। अगर कैश फ्लोज प्री टैक्स है, उसमें टैक्स का एक्सपेंस नेट नहीं हुआ हुआ, तो डिस्काउंट रेट भी कौन सा होना चाहिए? अच्छा, अभी तुम थोड़े टाइम में जब एमएफए पढ़ोगे ना, एनपीवी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। एनपीवी के कैश फ्लोज में से टैक्स माइनस होता है, तो डिस्काउंट रेट भी कौन सा यूज करते हैं? पोस्ट टैक्स यूज करते हैं। तो जैसे कैश फ्लोज वैसा डिस्काउंट रेट। इससे ज्यादा मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अच्छा अब सुनो जरा, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात बताता हूं। एक कंपनी ने इसी तरह 12% का पब्लिक से लोन लिया। पब्लिक से लोन लिया किस पे? 12% पे। ये हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का नाम था एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उससे पहले थी यूबीएल, ठीक है जी, यूबीएल फंड मैनेजर्स। ये पैसे ना हमारे पास रखवा दिए, पब्लिक से लोन लेके कहाँ रखवा दिए? हमारे पास रखवा दिए। हम इनको सूद दे रहे थे 11%। कितना? सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा अजीब फजूल लोग हैं, 12% सूद पे पैसा लिया और गधों ने 11% पे लगा दिया। अकल ही नहीं है इनको यार, इनको अकल ही नहीं। अच्छा, इस यूबीएल फंड से जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है ना, उस पर टैक्स नहीं है कोई भी, उस पर टैक्स नहीं है कोई भी। तो बैठ के मैंने इनका डिटेल में मॉडल स्टडी किया, तो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, उसने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त काम किया इसने, बड़ा जहन है इसका भाई। इसने 12% पे सूद नहीं लिया है, इसने इफेक्टिवली किस रेट पे सूद लिया है? 8 पॉइंट। और ये पैसा कहाँ प्लेस कर दिया है? 11% पे। इस पे सूद की इनकम आएगी, 11% से ये 8.5% का सूद पे कर देगा, बाकी इसकी जेब में। पैसा किसका? अवाम का। और ये अवाम के पैसे के ऊपर क्या खाएगा? सूद की इनकम खाएगा। तो जो टैक्स वाला बंदा देख रहा होता है, उसको नहीं पता लगना चाहिए कि ये गलत काम कर रहा है, तो 2 नंबरी कर रहा है। ऐसा है या नहीं है? लेकिन हमारे टैक्स वाले में इतनी अकल ही नहीं, हमारे टैक्स वाले में इतनी अकल नहीं। इतनी अकल होती तो वो बैठता, वो देखता कि जो पैसा आया है क्या वो बिजनेस में यूज हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जब आपको एक्सपेंस अलाउ होता है ना टैक्स, कोई भी, वो पैसा कहाँ यूज होना चाहिए? बिजनेस में। ये तो पैसा उन्होंने उठा के क्या किया। लेकिन ये बहुत तेज लोग थे, ये लोन लेते थे 100 का 90 इन्वेस्ट करते थे, 95 इन्वेस्ट करते थे। कहता था जी अमाउंट मैच नहीं हो रही है, ये कुछ और ही अमाउंट हमने इन्वेस्ट की। ठीक है, तो इनको बिठा के कोई ये बोलता कि यार तुम्हारे पास अगर इतना पैसा है कि तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मनुष्य लोन क्यों ले रहे हो? तो तुम्हारे पास इतना सरप्लस पैसा, लोन कौन कौन बंदा लेता है, उधार कौन लेता है? इसको जरूरत हो, तुम्हारे पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है। खैर ये कोई और बहस है, किसी और दिन करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं सर, क्या प्री टैक्स रेट और पोस्ट टैक्स रेट एक्सप्लेन हो गया? प्री टैक्स रेट क्या है सर? वो रेट जो नजर आ रहा है। पोस्ट टैक्स का मतलब जो इफेक्टिवली कंपनी पे कर रही है। प्री टैक्स कैश फ्लोज को किससे डिस्काउंट करोगे? प्री टैक्स रेट से। और सर पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज को किससे डिस्काउंट करोगे? लेकिन चूंकि हम वैल्यू न्यूज निकाल रहे हैं, तो वैल्यू न्यूज में स्टैंडर्ड ने एक मेथड डिफाइन कर दिया कि इसी पे चलना है आपने। प्री टैक्स कैश फ्लोज को, पहले ये होता था कुछ लोग प्री टैक्स को प्री टैक्स रेट से डिस्काउंट करते थे, कुछ लोग पोस्ट टैक्स को पोस्ट टैक्स रेट से डिस्काउंट करते थे। तो हर एक की इंपेयरमेंट में थोड़ा बहुत फर्क आ रहा था ना।
हर एक की कैलकुलेशन के मेथड में थोड़ा बहुत फर्क आ रहा था। स्टैंडर्ड ने मेथड डिफाइन कर दिया, नाम क्या है इसका, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सबके लिए सेम। उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद हम प्री टैक्स कैश फ्लोज यूज किया करेंगे और प्री टैक्स रेट यूज किया करेंगे, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में टैक्स नहीं लेते, उसका मैंने आपको रीजन बताया था, ज्यूरिसडिक्शन रीजन। ये उसका दूसरा रीजन है कि हम चूंकि रेट में टैक्स एडजस्ट नहीं करेंगे तो हम कैश फ्लोज में भी टैक्स एडजस्ट। अब मैं अगर उस वक्त ये पढ़ाना शुरू करता ना तो तुम्हारे से बाल खड़े हो जाते कि ये क्या बात कर रहा है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें समझ आ गया कि जी आपने कैश फ्लोज में टैक्स और रेट भी कौन सा लेना है। अब आओ जरा मुझे सॉल्व करके दो एक सवाल, ये कॉपी करना है क्या, या बस एक लाइन लिख देनी है। अगर ये उसमें आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी मेरे प्यारे भाई। क्या चीज, लो नहीं है बिल्कुल। मैं तो हैरान होता हूं जब कोई आलिम कहता है कि बॉन्ड प्राइस बॉन्ड पे जीता हुआ इनाम हलाल है। अल्लाह की कसम मुझे बहुत हैरत होती है कि इनको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए मौलानाओं को कि जो आप प्राइस बॉन्ड खरीदते हो ना, 100 रुपए का प्राइस बॉन्ड है, उस पर 4% के हिसाब से कितना सूद बनेगा, 4 रुपए। तो अब गवर्नमेंट तुम्हें 4 रुपए का सूद थोड़ी देने आएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, छोटे छोटे बॉन्ड होल्डर्स का सारा सूद एक जगह जमा कर देती है और कहते हैं हम कुरानदाजी करके किसी 50-60 लोगों को दे देंगे। होता वो सूद ही है। लेकिन हमारे आलिम कहते हैं लेकिन चूंकि इसके अंदर प्रॉबिलिटी आ गई, तो खुदा का खौफ करो यार, सूद, ठीक है ना। मैं तो मतलब इस मामले में इतना स्ट्रिक्ट हूं कि रेंटल इनकम जो है ना, मैं उसको भी हलाल नहीं मानता, ताकि बहुत सारे आलिम उसको इजाजत देते, मैं उसको हलाल कंसिडर नहीं करता। जिस चीज के लिए आपने मेहनत ही नहीं की, वो पैसे पे पैसा कमाओ या कोई एसेट लेके उसको पैसे पे लगा दो, मेरे हिसाब से दोनों सही नहीं है। खैर कुछ उलमा इसमें इजाजत देते, मेरा ईमान नहीं मानता। ठीक है जी, मैंने चूंकि इस्लामिक फाइनेंस देखा है सामने, उलमा के साथ काम किया है म्यूचुअल फंड्स में, तो मैं सबकी मंतक भी जानता हूँ, अंदर से सबको ये बात पता है कि क्या चीज सही है और क्या नहीं है, लेकिन पब्लिक सुनना नहीं चाहती है। ठीक है जी, तो कमा के खा लेना यार, अल्लाह बहुत दे देगा, ये काम नहीं करना। ठीक है, मकान वकान बना के उसको रेंट पे चढ़ाना नहीं करना। ये मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, बहरहाल मर्जी आपकी अपनी है। बीसीएल बस यहाँ देख लो, सब मिला के पढ़ना बीसीएल। ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, 2020 खत्म हो चुका है। ठीक है जी, इंक्लूड अ प्लांट हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 400 मिलियन। सर हमारी एक कंपनी है जिसके पास एक प्लांट है जिसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, 400 मिलियन। डन, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज से कोई एसेट इंपेयर हो सकता है। हाँ सर, टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से आपका एसेट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वही बेकार हो गया। तो हमने एक प्लांट लगाया नोकिया 3310 प्रोड्यूस करने का, स्मार्टफोन आ गया, तो अब क्या करूं, उस प्लांट को खराब हो गया, बेकार हो गया हमारे लिए। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4 years। कितनी रिमेनिंग लाइफ है, 4 साल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ द प्लांट। Inflows from the sale of product to be manufactured by the plant for next year are 200 million. These inflows are subject to 10% decrease in each subsequent year. पहले साल का इनफ्लो कितना होगा, 200, फिर ये हर साल 10-10%। क्या ये कैश फ्लो में लेना है? हाँ सर, एसेट से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसकी सेल तो लेनी है। आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशनल कॉस्ट next year would be 80 million. These outflows will increase by 5% in each subsequent year. ये लेना है? हाँ सर बिल्कुल लेना है, सेल्स भी लेते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट भी लेते हैं। फिर नेट प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स 20%। नहीं सर, इनकम टैक्स मत ठीक पाओ सर। फिर जी डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे कैलकुलेट होता है। नहीं सर, हम डेप्रिसिएशन भी वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में नहीं लेते। फिर
प्लांट्स डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 100 मिलियन। ये लेना है? यस सर। फिर वो कह रहा है जी प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट्स आर 12 एंड 9.6%। कौन सा रेट इसमें पिक करना है? 12% प्री टैक्स रेट पिक करने में। डन, ठीक है जी। फिर वो कह रहे जनाब टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लांट विद द सिमिलर कैपेसिटी कैन बी परचेज्ड एट 350 मिलियन। हमारे प्लांट जैसा ही एक बेहतरीन प्लांट अवेलेबल है, कितने का? 350 मिलियन का। ये क्या है? रिप्लेसमेंट वैल्यू है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू नहीं है, ऐसा। फिर BCL हैज रिसीव्ड एन ऑफर टू बाय द एग्जिस्टिंग प्लांट फॉर 250 मिलियन। BCL से एक बंदा 250 मिलियन में प्लांट खरीदने को तैयार है। ये क्या सर? बिड प्राइस। और ये क्या हो गई हमारी? फेयर वैल्यू। बट BCL हैव टू इनकर अ शिपिंग कॉस्ट ऑफ 7 मिलियन। सर ये क्या हमारे पास? ये कॉस्ट टू सेल आ गया। उसने कहा जी इंपेयरमेंट निकाल के दे। 8 नंबर का क्वेश्चन। शाबाश जी। 4 कैलकुलेशंस नहीं है इसमें, करो जरा इसको। छियासठ। इंपेयरमेंट लॉस 66। ऐसा बता देता हूँ, रुक जाओ मैं कराऊं। चलो जी, इसको मैं करवा रहा हूँ, यहाँ देख लो। देखिए इसमें थोड़ा सा हमें काम ये करना पड़ेगा कि कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने पड़ेंगे। टोटल को आपने 10% कम नहीं करना, क्योंकि यहाँ सेल्स कम हो रही है और कॉस्ट बढ़ रही है। तो हमारे पास सर साल कितने? वैल्यू न्यूज पहले हम निकालते हैं सर। वैल्यू न्यूज के लिए हमारे पास सर 4 सीधे सीधे साल, 1 2 3 और 4। हमारे पास सेल्स है कितने की? 200। 10% कम कर दो तो 180। 10% और कम कर दो तो 162। और 10% और कम कर दो तो 16 निकाल दो इसमें से 146। पॉइंट को जाने दो। ठीक है जी। कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट 80। 5% बढ़ाना है 84। 5% और बढ़ाना है 88, 92, 93। मट्टी पाओ यार, आगे बढ़ो बस। डिस्पोजल प्रोसीड्स 100। ये याद रखना, डिस्पोजल प्रोसीड्स। आप एग्जामिनर के कमेंट्स उठाएं, उससे का अच्छे खासे लोगों ने डिस्पोजल प्रोसीड्स छोड़ दी थी। ये कि नोट कर लो कि वैल्यू न्यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज फ्रॉम दी यूज ऑफ एसेट एंड फ्रॉम दी डिस्पोजल ऑफ एसेट। ठीक है जी, ताकि एग्जाम में मिस ना करो। कितना आ रही है? 120। देन 1, अच्छा ओनली 96। 74, 153। ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू एट 9.6% ना, नहीं सर 12%। कितना? सर अगर अब इन सबको मिला जुला और हिला के देखें तो कितना आ रहा है? कितना? 333। यही है। अब बताएं सर, मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी? 400। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सर 250 माइनस 7, 243 पक्का। एंड देन वी हैव वैल्यू न्यूज 334। अब इनमें से हायर कौन सा? यह है मेरे पास सर हमारा रिकवरेबल अमाउंट। सर मेरे पास इम्पेयरमेंट कितने की है? ऐसे ही पक्का जी?
आगे बढ़े एक स्टेप, ये कॉपी करना है तो कर लें। ने FAR1 में प्री टैक्स ही यूज करना है, कहीं पर पोस्ट टैक्स भी यूज करेंगे? नहीं, नहीं करना यूज। FAR1 में तुमने हमेशा क्या करना है? प्री टैक्स यूज करना है। अच्छा, अब एक छोटी सी जलालत भी हो सकती है, और जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इस लेवल पे जाए एग्जाम का सवाल। मुझे बताओ ये क्या 9.6, ये पोस्ट टैक्स है? यह है पोस्ट टैक्स। टैक्स का रेट कितना है? 20%। तो एक छोटा सा फंक्शन है जो कहता है जी पोस्ट टैक्स रेट आता है ऐसे कि आप प्री टैक्स को मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस टैक्स रेट से। ठीक है जी, तो प्री टैक्स कितना है? अज्यूम करो पेपर में नहीं दिया होता। पोस्ट टैक्स दिया कितना जी? 9.6%। टैक्स रेट कितना है सर इधर? 20%। इससे निकाल सकते हो प्री टैक्स? निकाल लो। ऐसे ही। तो ये छोटा सा फंक्शन भी लिख लो, इतना दूर नहीं जाएगा तुम्हारा एग्जाम में ना। लेकिन अगर चला गया और उसने पोस्ट टैक्स रेट दे दिया और आपसे क्या कहा कि प्री टैक्स रेट निकालो, तो आप इस फंक्शन से प्री टैक्स रेट निकाल लेना। प्री टैक्स रेट को जब 70% 80% से मल्टीप्लाई करते हो पोस्ट बन जाता है, तो पोस्ट टैक्स रेट को 80% से डिवाइड कर देना। ठीक है जी, तो प्री टैक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। 20% कहां से आया बेटा? ये मैं अपने घर से लाया, सवाल में लिखा है मेरा बच्चा। ये रहा, सेट है। तो मैं सार्कास्टिकली किसी को कुछ बोल दूं, नाराज वराज नहीं हो जाया करे। जी चलो जी, बढ़ जाए आगे। चले जी सर, हमने इस चैप्टर का एक कंप्लीट पोर्शन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू इंपेयरमेंट कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास रह गई इस चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास अब रह गया रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। ठीक है जी, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट रह गया। और एक फेज हमारे पास है कि रीवैल्यूड एसेट अगर इंपेयर्ड हो तो कैसे इंपेयर्ड होगा। क्योंकि हमने अभी तक रिवैल्यूशन डिस्कस नहीं किया, तो हम रिवैल्यूशन पे भी नहीं जा पाएंगे। हम पहले जाएंगे दूसरे स्टैंडर्ड्स पे, फिर जब हम IAS 16 पे जाएंगे उसमें रिवैल्यूशन पढ़ेंगे, तब फिर हम दोबारा आएंगे किस पे? सर इंपेयरमेंट अगर रिवैल्यूड एसेट की हो तो कैसे होती है। ठीक है जी। तो अब हम थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, और थ्योरेटिकल पार्ट इसका बड़ा ऐसा मामला है कि वो रट्टा वाला थ्योरी नहीं है। ठीक है जी, समझनी है, और आपको जो सवाल एग्जाम में मिलेगा थ्योरेटिकल, उसको आपने समझ के जो है वो जवाब देना है। अच्छा, इसकी थ्योरी जो है वो आज तक हमेशा MCQs में टेस्ट हुई है। इसकी थ्योरी में कभी भी रिटर्न क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है जी, हमेशा किस में टेस्ट हुई है? तो आइंदा भी नहीं सर, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, आइंदा कुछ भी हो सकता है, तो समझ लो जरा सा इसको। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ, मैं बड़ी बेसिक बात करने जा रहा हूं। सर एक एसेट है, ये मेरे पास एक लैपटॉप है। ठीक है जी, ये लैपटॉप है मेरे पास सर। इस लैपटॉप को मैं यूज करते हुए आ रहा हूँ पिछले तकरीबन 1.5 साल से, साल डेढ़ से मैं यूज कर रहा हूँ। और शायद ये एक एसेट भी अगर मेरे पास हो और इंटरनेट की लाइन हो तो मैं क्लास ले सकता हूँ। ठीक है जी। तो इस पर्टिकुलर लैपटॉप की अगर मैं आज मार्केट वैल्यू मालूम करने जाऊं तो शायद 10,000 रुपये भी ना हो। कितने ना हो? 10,000 रुपये भी ना हो। 10,000 भी को दे दे तो वो पता नहीं तबर्रुक की वजह से देगा कि टीचर का है, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं, खत्म शुदा ये। ठीक है जी। अच्छा, मैं इस लैपटॉप से क्या कमाता हूं वो आपकी सोच है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि किसी भी एसेट का वैल्यू इन यूज आमतौर पे उसका वैल्यू इन यूज ज्यादा होता है किससे?
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स। ये याद रखना, ये बात स्टैंडर्ड में भी लिखी हुई है कि आमतौर पे जो एसेट्स आप यूज कर रहे होते हैं उनका वैल्यू इन यूज 99.99% टाइम ज्यादा होता है किससे? उनके फेयर वैल्यू से। ये मानते हो ना? ये ध्यान में रखना। मैं आपके सामने कुछ केसेस रख रहा हूं। सर मुझे एक बात बताएं, एक एसेट है मेरे पास, उसकी कैरिंग अमाउंट है 100 रुपए। गौर से देखना मेरे बच्चों, लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाना। कैरिंग अमाउंट 100 रुपए। सर मैंने इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मालूम कर ली, पता चला जी 120। वैल्यू इन यूज मालूम नहीं हो रही है। बहुत मुश्किल है कि कैश फ्लोस को हम असेस कर सकें कि पता नहीं कैश फ्लो क्या होंगे, नहीं पता चल रहा है। वैल्यू इन यूज आइडेंटिफाई नहीं हो रही आइडेंटिफाई। कैरिंग अमाउंट 100 रुपए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 120 रुपए। अब सुनो, क्या मैं ये कंक्लूड कर दूं कि इस एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, या मैं ये कंक्लूड कर दूं कि ये एसेट इंपेयर्ड नहीं है? मैं ये कंक्लूड करूं कि इस एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट मिसिंग है इसके अंदर, या मैं ये कंक्लूड कर दूं कि ये एसेट इंपेयर्ड ही नहीं है? सर अगर वैल्यू इन यूज नहीं मालूम हो रही है, अज्यूम कर ले 0 है जी, तब भी इन दोनों में से हायर अमाउंट कौन सा होगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो ये कंक्लूड कर देना चाहिए कि यार जब एक एलिमेंट कैरिंग अमाउंट से ऊपर है तो दूसरा एलिमेंट मालूम करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इंपेयरमेंट नहीं है ना। दूसरा मालूम कर भी लोगे तो क्या फायदा? दूसरा अगर मालूम कर भी लूंगा तो कोई फायदा तो नहीं है ना। मेरा कंक्लूजन क्या होगा कि एसेट इंपेयर्ड नहीं है। तो इसका मतलब एग्जाम में अगर किसी एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी भी हो और वैल्यू न्यूज लिख के दे दे एग्जामिनर कि इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो, और आपको नीचे एमसीक्यू में कहे जी बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, एक ऑप्शन आ रहा होगा जी कि वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करना जरूरी है, इसके बगैर इंपेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। दूसरा लाइन आ रहा होगा जी ये एसेट जो ऊपर दिया हुआ ये इंपेयर्ड ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें? इंपेयर्ड ही नहीं है सर, क्योंकि हमने एक पार्ट कैरिंग अमाउंट से ऊपर है तो दूसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पास पहला केस था। 4 केस आपके सामने रखूंगा। दूसरा केस देखें, कैरिंग अमाउंट है सर 100 रुपए की, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं पता चल रही है। नहीं पता चल रही है क्या मतलब? एक ब्रोकर के पास में गया, मैंने कहा जी ये बिल्डिंग बेचनी है, उसने कहा जी ये बिल्डिंग है 20 करोड़ की। दूसरे के पास गया, उसने कहा ये 2 करोड़ की है। मैंने कहा वो बराबर वाला 20 लगा रहा है। कहता है मुझे इस बिल्डिंग की असलियत मालूम है, इसमें आसेब है, जिन्नात है, तो मेरे हिसाब से 2 करोड़। आपने तीसरे को बुलाया, आपने कहा जी बिल्डिंग, उसने कहा मेरे हिसाब से 5 करोड़। आपने कहा एक 2 बता रहा है, एक 5 बता रहा है, एक 20 बता रहा है, तो इसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। तो हमने कंक्लूड कर दी फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो रही है। हाँ, वैल्यू इन यूज हमें पता चल गई 120 है। अब ये कंक्लूड करूं कि दिस एसेट इज नॉट इंपेयर्ड और इंपेयरमेंट इज नॉट पॉसिबल। सर दिस एसेट इज नॉट इंपेयर्ड बिकॉज वैल्यू इन यूज क्या है? फेयर वैल्यू से, फेयर वैल्यू 0 भी अज्यूम कर लो, लोएस्ट पॉसिबल भी अज्यूम कर लो, तो भी एसेट इंपेयर्ड नहीं है। तो आइंदा के बाद अगर एग्जाम में वो आपसे कहेगा जी वैल्यू न्यूज तो पता है, फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती स्पेशलाइज नेचर की वजह से, ठीक है जी, रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो हम कहेंगे जी एसेट इंपेयर्ड नहीं है। कितने केसेस हो गए? 2। आंखें खुली रखना। कैरिंग अमाउंट है 100, फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही, नहीं पता चल रही है। वैल्यू न्यूज हमने मालूम करा ली, वो 80 है। अब बताओ जी, क्या मैं ये कंक्लूड करूं इंपेयरमेंट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, या मैं ये कंक्लूड करूं कि एसेट इज इंपेयर्ड? कितने लोग सोचते हैं कि नॉट पॉसिबल, और कितने लोग सोचते हैं एसेट इज इंपेयर्ड? अच्छा चलो, अब ये वाली लाइन दोबारा याद करो, अब ये वाली लाइन दोबारा याद करो जो मैंने अभी बताई थी। आमतौर पे वैल्यू इन यूज ज्यादा होती है किससे? 99.99% केसेस में वैल्यू इन यूज क्या होती है? ज्यादा होती है किससे? तो सर स्टैंडर्ड कहता है अगर तुम यहाँ फेयर वैल्यू मालूम भी कर लेते तो भी मोस्ट केसेस के अंदर वो वैल्यू इन यूज से कम ही होती। वो 60 होती, वो 70 होती, वो 79 होती, लेकिन बहुत रेयर चांसेस है कि वो 80 से ज्यादा होती है। तो आम तौर पे सर अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता नहीं चल रहा होता ना, तो फिर हम वैल्यू इन यूज को ही रिकवरेबल अमाउंट मान लेते हैं, ऑन द प्रेमाइस, ऑन द रीजन के वैल्यू इन यूज जनरली क्या होती है? ज्यादा होती है किससे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से।
तो मैं कंक्लूड कर दूंगा कि ये एसेट क्या है, ये इम्पेयर्ड है भाई। तो आइंदा के बाद पेपर में अगर आपको वैल्यू न्यूज ही दी हो और फेयर वैल्यू का कोई जिक्र ही ना हो, तो आप डायरेक्ट ये लिख देना, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू न्यूज से कम है, इसलिए जो वैल्यू न्यूज कैलकुलेट की है मैंने यही रिकवरेबल अमाउंट है, और इसको रख के मैं एसेट को क्या कर रहा हूँ, इम्पेयर कर रहा हूँ। पक्का? तो 3 केसेस हो गए सर, और ये 3 केसेस जब पेपर में आएंगे तो एमसीक्यूज में आते हैं एक आध नंबर के, मिक्सअप नहीं कर देना इसको, ठीक है जी। एक उसूल याद रख लो, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू न्यूज दोनों में से कोई एक चीज भी पता चल गई और वो कैरिंग अमाउंट से ज्यादा एसेट इम्पेयर्ड नहीं है, ठीक है जी। और अगर कैरिंग अमाउंट और सॉरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू न्यूज में से वैल्यू न्यूज पता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं पता, और वैल्यू न्यूज जो है वो कैरिंग अमाउंट से कम है, आप वैल्यू न्यूज को ही क्या मान लेना, रिकवरेबल अमाउंट। सर प्रॉब्लम पता कब आती है? प्रॉब्लम आती है यहां पर जब कैरिंग अमाउंट होता है 100, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमें पता चल गई 80 है, वैल्यू न्यूज क्या है जी, नहीं पता चल रही है। ये चौथा केस है। हाँ जी, क्या कंक्लूड करें? द एसेट इज इम्पेयर्ड और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। अब हम यहाँ लिखेंगे एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि अब हम 20 रुपए का इम्पेयरमेंट अगर बुक कर दें गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बात पता है मन मंदिर में कि वैल्यू न्यूज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से जनरली क्या होती है, ज्यादा होती है। खामखा एक ऐसा एसेट जो इम्पेयर्ड नहीं है वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कहता है अब यहाँ कंक्लूड कर दें कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। अब अगर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या किया जाए? इसका जवाब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसका जवाब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। इसका जवाब ये होता है कि फिर आप किसी एक एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं करते, फिर आप क्या करते हो, ग्रुप बनाते हो, 3-4 एसेट्स को मिला के उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये बात अब जो मैं बता रहा हूँ ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। मुझे बताओ क्या मैं इस टेलीविजन सेट का जो भी इसको आप कह लो ये मॉनिटर है, क्या इसकी मैं इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? इसकी वैल्यू न्यूज कैसे निकलेगी? ये कैसे कैश जनरेट करता है? इससे ऐसा क्या निकलता है जो मैं बेचता हूं? नहीं ना। इस कुर्सियों की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर सकते हो? नहीं। क्यों? इस कुर्सियों से कोई कैश थोड़ी निकलता है जिसकी मैं इंपेयरमेंट टेस्टिंग करूं। इस चिलर की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर सकते हो? नहीं। हाँ, लेकिन मैं इन सबको मिला दूं और पूरी क्लास को एक ऐसे ट्रीट कर लूं, इसको हम कहते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। अब पूरी क्लास अगर हो तो ये कैश जनरेट करती है? हाँ सर, ये कैश जनरेट करती है। क्यों? क्योंकि सर अगर मेरे पास ये क्लास ही हो ना सिर्फ, तो मैं यहाँ पढ़ा के पैसे जनरेट कर सकता हूँ। ये बात समझ आती है कि अगर मेरे पास क्लास एक तुम से मिसाल के तौर पर बिरयानी बेचने वाले के पास जाते हो, उसके पास कितना बड़ी देग है सर, ये देग कैश क्या जनरेट करती है? नहीं। वो क्या कहते हैं, बड़ा वाला चमचा जिससे वो निकाल निकाल के डालता है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, टक टक। माफ करे, इससे अच्छा नाम है टक टक जो है भाई, ठीक है जी। अच्छा जी, और जी उसके पास और क्या है सर? प्लेटें हैं, चमचे हैं, ठीक है जी। उसके पास जो है वो टेबल्स लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई, ये पूरी दुकान उसकी कैश जनरेट कर सकती है। इसमें से कोई एक एसेट ऐसा नहीं जो कैश जनरेट करता हो। तो स्टैंडर्ड कहता है जब एक एसेट की वैल्यू न्यूज नहीं निकल सकती क्योंकि वो कैश जनरेट नहीं करता, तो अब फिर आप एक काम करें, ग्रुप बना दें, फिर पूरे ग्रुप को क्या ट्रीट करें, एक एसेट ट्रीट करें, उसकी वैल्यू न्यूज निकालें, उसका फेयर वैल्यू निकालें। ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हमारे कोर्स में सिंगल एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग है, ठीक है जी, कैश जनरेटिंग यूनिट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं है। लेकिन कैश जनरेटिंग यूनिट के बारे में लिखा जरूर है किताब, एक लाइन, कि जब ये होगा ना ये वाला सिनेरियो, तो आपने लिखना है जनाब दिस एसेट इज नॉट क्वालिफाइड फॉर इंपेयरमेंट टेस्टिंग, क्योंकि ये अकेले कैश जनरेट नहीं करता। इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, एक कैश जनरेटिंग यूनिट बनाना पड़ेगा, तब जाके उस पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। उसमें चूंकि ये भी शामिल होगा तो ये भी टेस्ट हो जाएगा। ऐसा। अब बताएं सर कब हमने कंक्लूड करना है कि इंडिविजुअल एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है? जब उसकी वैल्यू इन यूज कैलकुलेट ना हो सकती हो और फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम हो। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो हम कहेंगे बाढ़ में गया कैश फ्लो, ये एसेट इम्पेयर्ड। पहले और चौथे केस में क्या फर्क है?
पहला और चौथा केस आइडेंटिकल है, लेकिन फर्क उसमें ये कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है, कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, तो हमने कंक्लूड कर दिया कि एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड। पक्का याद रहेगा ये? जी मेरा बच्चा, फेयर वैल्यू अगर एवरेज ही लेते हैं हम आमतौर पे एक बिड प्राइस नहीं लेते, प्रैक्टिकली जो है वो 3-4 ब्रोकर से मिला के जो प्राइस आती है उसको एवरेज आउट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसे होता है। जी मेरा बच्चा, हाँ ना, पहले दो केसेस के अंदर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, तो वही तो तीसरा और चौथा केस इफेक्टिवली पहला और दूसरा ही तो है। जो चौथा केस है इफेक्टिवली पहला केस है, इसमें हमने क्या किया, कैरिंग अमाउंट कुछ ज्यादा रखा है और फिर भी लेस कॉस्ट टू सेल को कम रखा है। और जो सेकंड केस है